हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है। हालांकि बीच में कुछ दिन क्या हो गया था, मिस हो गया था, तो उसका एक रीज़न था कि जो करंट अफेयर्स की क्लास किसी कारणवश से मुझे रोकनी पड़ी थी। हालांकि अब से ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने चुनिंदा लेन देन के लिए यूपीआई की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। तो ऐसा किसने किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है, या भारतीय स्टेट बैंक ने किया है, या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया है, या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किया है। तो आपको पता है जो यूपीआई का जो पेमेंट सिस्टम है वो किससे आता है? पेमेंट यानी भुगतान से संबंधित है, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने ऐसा किया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। अब बात कर लेते हैं कि यूपीआई है क्या, ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो पहले तो यूपीआई इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। तो इसको ध्यान रखना है कि क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा विकसित एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। यह मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बैंकों के बीच लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यूपीआई जो है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन गया है, जो व्यक्तियों और व्यापारियों के बीच निर्बाध भुगतान को संभव बनाता है। जो पहले जो भुगतान यानी पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करने में आपको पता है कि उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता था, ठीक है, आप बैंक के माध्यम से कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि आप घर बैठे या कहीं पे भी 24/7 आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यूपीआई के कई जो बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में लिंक करके काम करता है। इसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड जैसे बैंक विवरण दर्ज करने के बजाय उपयोगकर्ता द्वारा एक अद्वितीय वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इसमें क्या वीपीए होता है, जिसे क्या कहते हैं कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसे यूपीआई आईडी भी कहते हैं, बनाते हैं, जो लेन देन को सरल बनाता है और सुरक्षा बढ़ाता है। भुगतान एक अद्वितीय यूपीआई पिन से प्रमाणित किया जाता है। यह प्रणाली यूपीआई 24/7 उपलब्ध है, जिससे धन हस्तांतरित करने और वस्तुओं व सेवाओं के लिए भुगतान करने का एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका बन गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक इसमें जो वीपीए को इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, पेमेंट एड्रेस होता है, और इसमें एक यूपीआई जिसे आईडी बनता है, ठीक है। और जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो सुरक्षा के लिए क्या होता है, आपने जो अपना कोड बनाया होता है, पिन आपने जो जनरेट किया होता है, ठीक है, जिसे यूपीआई पिन कहते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि आप ही भुगतान कर रहे हैं, तो वो आप डालते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, वीपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है इसमें यूपीआई में, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता है तो ये वास्तविक समय में फंड हस्तांतरण यानी फंड तुरंत बैंक खातों के बीच हस्तांतरित हो जाते हैं। दूसरा, सुरक्षा, यूपीआई 2 कारक प्रमाणीकरण और एक वीपीए का उपयोग करता है, जिससे संवेदनशील बैंक विवरण लेन देन के दौरान साझा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं इसके बारे में, हालांकि जान लेना जरूरी है। पारस्परिकता क्या है? तो यह विभिन्न बैंकों और ऐप्स को जोड़ता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने बैंक की परवाह किए बिना किसी के साथ भी लेन देन कर सकते हैं। सुविधा क्या है देता है? तो यह इसमें तो बिल का भुगतान कर सकते हैं, इससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, क्यूआर कोड आधारित भुगतान सहित विभिन्न प्रकार के भुगतान को एक ही ऐप में संभव बनाता है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं इसमें मिलती हैं। इसमें शुल्क की बात कर रहा है तो कह रहा है कि आम उपयोगकर्ता के लिए यानी अधिकांश यूपीआई लेन देन के लिए निःशुल्क है। हालांकि कुछ लोगों के लिए या कुछ जो पेमेंट यूज़र्स हैं उनके लिए ये निःशुल्क नहीं है, उस पर चार्जेस लगते हैं। आपको पता है कि कितनी, अगर आपका एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा आप पेमेंट करते हैं तो उस पर चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि यह प्रणाली इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर आधारित है, जो वास्तविक समय में फंड हस्तांतरण के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करती है। यूपीआई को कई अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया है और यह मात्रा और मूल्य दोनों में लगातार बढ़ रहा है, जिसमें वास्तविक समय में भुगतान के मामले में इसकी स्थिति एक वैश्विक नेता के रूप में मजबूत हुई है। तो ये था यूपीआई से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो यूपीआई में जो वीपीए है यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे करके आपको पता है कि प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते थे, आप नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और किस देश के बीच 14वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मैत्री का आयोजन किया जा रहा है।
तो जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल। आपको पता है कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया था, तो ये थाईलैंड के बीच किया गया था, भारत और थाईलैंड के बीच किया गया था। ठीक है, इस अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। तो मैत्री अभ्यास क्या है? मैत्री भारतीय सेना और रॉयल थाई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और अंतर संचालनीयता यानी इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना है। इसे वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। यह अभ्यास सालाना आयोजित किया जाता है, जिसका स्थान भारत और थाईलैंड के बीच बारी बारी से होता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, किसके किसके बीच होता है और कब से शुरू हुआ है। तो वर्ष 2006 से शुरू हुआ है और हर साल इसका आयोजन किया जाता है, वार्षिक इसका आयोजन होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभ्यास का मुख्य ध्यान अर्ध शहरी और जंगली इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर है। प्रशिक्षण संयुक्त चार्टर के अध्याय 7 के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से चार्टर के किस अध्याय के माध्यम का ये जो दिशा निर्देश का पालन करता है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के दिशा निर्देश, तो इसको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और बहाल करने से संबंधित है। तो इसमें क्या किया गया? जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर 7, इसमें क्या बात की गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के से संबंधित स्थिति की बात की गई, तो इसको भी ध्यान रखना है। नवीनतम संस्करण क्या है कि ये 14वां संस्करण है। ठीक है, और ये भारत में आयोजित किया गया है। भारत के उमरोई मेघालय में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन कब किया गया था, इसको ध्यान रखना जरूरी नहीं है। भागीदारी दल की बात करें तो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है, जबकि रॉयल थाईलैंड सेना दल का 14वां इन्फेंट्री ब्रिगेड की 1वीं इन्फेंट्री बटालियन कर रही है। इसका प्रशिक्षण में अभ्यास क्या है? तो प्रशिक्षण में विभिन्न सामरिक अभ्यास, संयुक्त आयोजन सत्र, विशेष हथियारों का प्रशिक्षण, उसके साथ ही साथ शारीरिक फिटनेस अभ्यास और रेडिंग ऑपरेशन शामिल है। अभ्यास का समापन 48 घंटे के सत्यापन अभ्यास के साथ होगा, जो वास्तविक दुनिया के परिचालन परिदृश्यों के अनुकूल है। ठीक है, अभ्यास मैत्री की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच एक सैन्य अभ्यास है, जो विनियमित कार्यक्रम एकाएक महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य क्या है? आपसी समझ और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को साझा करना और प्रतिबद्धता का निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक तो ध्यान रख सकते हैं कि जो ये आयोजन होता है किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। कब से होता है? तो वर्ष 2006 से शुरू होता है और ये द्विपक्षीय अभ्यास है और प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है, एक बार भारत में और एक बार थाईलैंड में किया जाता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में एक रॉयल बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो वो किस राज्य से या किस शहर से संबंधित है? तो भारत के बोधगया से, सारनाथ है, राजगीर है या कुशीनगर है। तो हाल ही में जो राजगीर में जो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे राजगीर की बात कर लेते हैं। तो ये बिहार का है, आपको पता है बिहार के नालंदा जिले से संबंधित है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, राजगीर के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो राजगीर बिहार का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जहाँ यह नालंदा जिले में स्थित है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? तो राजगीर का तो राजगृह था, जिसका अर्थ होता है राजा का घर। ठीक है, राजगृह का अर्थ क्या होता है? तो राजा का घर। यह मगध की साम्राज्य की पहली राजधानी थी। तो ये फैक्ट्स ध्यान रखना है कि जो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी, जिसे आप राजगीर कहते हैं। ठीक है, और ये बिहार के नालंदा जिले से, और इसका इतिहास जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। ठीक है, इसका इतिहास का धार्मिक महत्व की बात करें, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व, तो बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे। तो राजगीर जो है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है। उन्होंने यहाँ कई वर्ष बिताए हैं और उपदेश दिए हैं। गृद्धकूट पर्वत या गृद्धकूट, आपको जो गिद्ध होता है ना उसके टाइप का, गृद्धकूट पर्वत जिसे गिद्धों की चोटी भी कहा जाता है, वह स्थान है जहाँ बुद्ध ध्यान करते थे। तो इसको ध्यान रखना है कि बुद्ध ध्यान कहाँ करते थे? राजगीर में। तो जो गृद्धकूट पर्वत है या गिद्धों की चोटी जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये करते थे। ठीक है, ध्यान करते थे और उपदेश देते थे। वेणुवन यहाँ पे एक जगह है, वेणुवन है, यानी एक वन है वेणुवन,
जहाँ मगध के राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को एक मठ दान दिया था। तो इसको भी ध्यान रखना है कि वेणुवन को पूछ सकते हैं कि वेणुवन को किस राजा ने दान में दिया था बुद्ध को, तो बिंबिसार ने दिया था। ठीक है, मगध का ये प्रथम शासक था। मगध का जो कहे कि ये मगध राज्य का प्रमुख जो संस्थापक था, हड़यक वंश का इसे संस्थापक कहते हैं। बिंबिसार जो था हड़यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो बिंबिसार को ध्यान में रखते हैं। और यह विश्व शांति स्तूप भी है, यहाँ पे विश्व शांति स्तूप भी है जो रत्नगिरी पहाड़ी पर स्थित है और जापान की निम्पोन जान म्योहोजी संस्था द्वारा बनवाया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि किस संस्था द्वारा इसको रत्नगिरी जो विश्व शांति स्तूप जो है रत्नगिरी जो पहाड़ी पर इसको किसने बनवाया है, तो एक जापान की जो संस्था है निम्पोन जान म्योहोजी ने इसको बनवाया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इसको नोट कर लीजिएगा 1.2 ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो जैन धर्म के भी यहाँ से संबंधित है। जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर ने भी अपना पहला उपदेश यहीं पे दिया। तो इसको भी ध्यान रखना है कि भगवान महावीर भी इसी से संबंधित है, यानी राजगीर से ही संबंधित है और इन्होंने अपना पहला उपदेश यहाँ पे दिया था। इसके साथ ही साथ 14 वर्ष यहाँ रहे थे, जो जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक तो बौद्ध धर्म से संबंधित और दूसरा जैन धर्म से संबंधित। अगर बात करें कि प्रमुख आकर्षण की, तो जापान मंदिर विश्व शांति स्तूप रत्नगिरी की पहाड़ी पर स्थित यह स्तूप पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप रोपवे यानी रज्जू मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको पता है कि राजगीर में ये भी है जापान मंदिर विश्व शांति स्तूप जो रत्नगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इससे बात करें बिंबिसार की जेल, यह एक ऐतिहासिक स्थल है जिसके बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया था। ठीक है, तो बिंबिसार जो हड़यक वंश का शासक था यानी और संस्थापक भी था, उसका पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। ठीक, इसमें ये बात ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है अजातशत्रु का किला। यह किला उस काल की वास्तुकला और रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे सप्तपर्णी गुफा भी है। सप्तपर्णी के वह स्थान माना जाता है जहाँ भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद पहला जो बौद्ध संगीति यानी परिषद का आयोजित किया गया था। सप्तपर्णी की गुफा में पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था उसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। तो किस गुफा में किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है कि सप्तपर्णी गुफा जो क्या है तो राजगीर में संबंधित है, राजगीर में थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रह्म कुंड मिलता है। यह एक गर्म पानी का झरना है जिसमें औषधीय गुण होने का दावा किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से त्वचा रोग से मुक्ति मिलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रह्म कुंड भी है। वेणुवन ऊपर भी हमने देखा, यह एक शांत और हरा भरा स्थान है जहाँ पर आराम और प्राकृतिक आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये राजगीर से संबंधित कुछ धार्मिक ऐतिहासिक जो बातें थी इससे थी। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप नोट कर सकते हैं। हिस्ट्री में प्रश्न बनते हैं, इतिहास में क्या होता है कि प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में ही आता है। ठीक है, तो ये बिहार जीविका के लिए नहीं है, हालांकि इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। अगर आप किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जो फैक्ट्स हैं आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।